हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं आपका मेंटोर एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हो गया हूं और साथ लेकर आया हूं लर्निंग विदाउट रूल्स का एक नया और फ्रेश सेशन। आज बारी है मिरर ऑफ कॉमनर की और आपको पता है कि इसके दूसरे चैप्टर को मैंने 3 हिस्से तक बता दिया है। आज इसके 4th पार्ट के साथ हम आपके सामने उपस्थित हो रहे हैं, जहां पर हम बात करेंगे इसके बचे हुए 12 क्वेश्चन की। जी हाँ, पिछले दिन जो एपिसोड आपके सामने रखा गया, उम्मीद तो यह है कि उसमें जितने भी कॉन्सेप्ट बताए गए वो सब आपके जहन में है और आपको काफी कुछ सीखने के लिए मिला। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आप नोटबुक और पेन लीजिए, मिलते हैं इस म्यूजिक के बाद। आइए हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और रखते हैं आपके सामने प्रोनाउन का लास्ट पार्ट, जिसमें हम बचे हुए 12 क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। बारी बारी से आपके सामने रखेंगे वही सारी प्रक्रिया जो पिछले दिन दोहराते आए हैं। आप अपनी सूझबूझ और पिछले दिनों जो एपिसोड में मैंने पढ़ाया है उस कॉन्सेप्ट को देखते हुए जितना सवाल बने बनाइए। आंसर सही हो तो बहुत अच्छी बात, नहीं हो तो परेशान होना नहीं है। हम यहाँ पर एक्सप्लेनेशन के लिए ही और सिखाने के लिए ही मौजूद हुए हैं। सेशन को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर रखिएगा, ताकि यहां से जो भी वीडियो अपलोड की जाए वो आपकी मिस ना हो। चलिए सेशन की शुरुआत करें। लर्निंग विदाउट रूल्स के सेशन में एक बार फिर से तहे दिल से आप सबका स्वागत है। आज है प्रोनाउन का 4th पोर्शन, चौथा हिस्सा और दूसरे चैप्टर की समाप्ति। चलिए लेते हैं पहला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। कह रहा है, देखते हैं इस सवाल को। कह रहा है द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द प्यून टू लेट द बॉयज एंड आई गो इन। अब देखिए यहां पर लेट सीधा सीधा है, हम लोग को यह नियम रटवाया जाता है कि लेट के बाद आने वाले जो भी प्रोनाउन होते हैं वो ऑब्जेक्टिव केस में होते हैं, है ना। ऑब्जेक्टिव केस, लेट प्लस ऑब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल होता है। अब ये आपको रटना पड़ता है, इसको रटने की जरूरत नहीं है। लेट एक वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है। लेट जो है वो एक वर्ब है और इसको हम वर्ब की तरह ही प्रयोग करते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि वर्ब के बाद अगर कोई भी प्रोनाउन रखा जाता है तो वो ऑब्जेक्टिव केस में ही रखा जाता है। जैसे टीच हिम, टेल हिम, है ना। तो यहां पर गाइड हिम, गाइड देम। तो ये जब भी वर्ब के बाद आता है कोई भी प्रोनाउन तो उसका ऑब्जेक्टिव केस रखा जाता है। तो लेट भी एक वर्ब है। अब आपके मन में आएगा सर लेट एक वर्ब है तो एक सेंटेंस बना के बताइए। आई विल नेवर लेट यू डाउन बहुत कॉमनली यूज्ड है और बहुत कॉमन लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, बोलचाल में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो यहां पर जो है आई विल नेवर लेट यू डाउन, यहां लेट जो है वर्ब की तरह प्रयोग हुआ है। तो मतलब सीधा सीधा है कि ये वर्ब है, वर्ब के बाद प्रोनाउन आएगा तो ऑब्जेक्टिव केस में ही आएगा। और देखिए यहां पर लेट है, बॉयज तो ठीक है लेकिन यहां पर होना चाहिए मी। इस तरीके से आपको देगा, दूर रखेगा ताकि आप लेट के बगल में होगा तो आराम से समझ जाते हैं लोग। लेट अस, लेट मी, इस तरीके से बोलते हैं लेकिन कारण नहीं समझते हैं, रूल रटते हैं। तो रटने की जरूरत नहीं है। लेट एक वर्ब है और वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल होता है, इसीलिए यहां पर लेट के बाद आई नहीं मी होना चाहिए और जो जवाब है वो मेरा डी है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है और मुझे लगता है कि यह सवाल आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर चुके होंगे। कह रहा है ही क्लेम्स टू हैव रीड शेक्सपियर्स ऑल ग्रेट ट्रेजेडीज, हु इज द ग्रेटेस्ट प्लेराइट ऑफ इंग्लैंड।
अब यहां पर देखिए कि मैंने पिछले दिन कहा था कि रिलेटिव प्रोनाउन और उसके एंटीसीडेंट को कभी भी दूर दूर नहीं रखा जा सकता है, और ऐसे तो बिल्कुल ही नहीं रखा जा सकता है जहां पर कि उसके मीनिंग में कोई गड़बड़ी हो और एडजस्टमेंट ना हो। जैसे कि पिछले दिन वो फर्नीचर वाला सवाल था कि ही सेंट ऑल द फर्नीचर टू पटना दैट ही हैड बॉट इन चेन्नई, और यहां पर टू पटना जो फर्नीचर और रिलेटिव प्रोनाउन के बीच में था ये गड़बड़ था। उसी तरीके से ये हु जो है वो ये यहां पर बता रहा है कि ये शेक्सपियर के लिए इस्तेमाल हुआ है, जो कि क्या थे, ग्रेटेस्ट प्ले राइट थे, कहां के, इंग्लैंड के। तो मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा, ऑल ग्रेट ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर। इसको पलट करके लिखेंगे कि ही क्लेम्स टू हैव ऑल ग्रेट ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर, तब जाकर यहां शेक्सपियर आएंगे और उसके बगल में हम हु लिखेंगे, तो हु का एंटीसीडेंट हो जाएगा शेक्सपियर और तब जाकर के ये सही होगा। पिछले दिन मैंने आपको जानकारी दी थी कि हु का इस्तेमाल पर्सन के लिए होता है, दूसरी जानकारी दी थी कि रिलेटिव प्रोनाउन और उसके एंटीसीडेंट को कभी भी अलग नहीं लिखा जाता है, साथ में रिलेटिव प्रोनाउन और उसके एंटीसीडेंट के बीच में किसी भी कनेक्टर और सेपरेटर का प्रयोग नहीं किया जाता है। बस एक ही कंडीशन है कि अगर एक एंटीसीडेंट के लिए एक से ज्यादा रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल हुआ हो एक ही एंटीसीडेंट के लिए, तो आखिरी वाले रिलेटिव प्रोनाउन के पहले कनेक्टर या सेपरेटर जरूरत के हिसाब से हम उपयोग कर सकते हैं। तो यहां पर जो शेक्सपियर ऑल ग्रेट ट्रेजेडीज लिखा हुआ है ये गलत है, यहां होना चाहिए ऑल ग्रेट ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर, तब जाकर के ये सही होगा, और इसीलिए इसका जो आंसर है वो है बी। चलिए, मुझे लगता है कि आसानी से समझ गए होंगे। अगर इतना समझाने के बाद भी कोई परेशानी रह जाती है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आप सबका स्वागत है, आप लिखिए मन की दुविधा को, मैं कोशिश करूंगा कि उसका जल्द से जल्द समाधान आप तक पहुंचाया जाए। अगला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए, समय समाप्त हो चुका है और ये पढ़ाया हुआ सवाल है, बहुत ही आसान है। कह रहा है सी वॉज मोर गैरुलस देन आइदर ऑफ हर 3 सिस्टर्स, और जैसे ही यहां पर 3 आया तो मैंने बताया था कि आइदर का प्रयोग हम 2 के लिए करते हैं, किसके लिए करते हैं, 2 के लिए करते हैं, और 2 से ज्यादा की जब बात आती है तो एनीवन का प्रयोग करते हैं। और इससे पहले भी मैंने एक जानकारी दी थी कि एनी या एनीवन, एक सवाल में और कहीं पर इसकी चर्चा हुई थी, मुझे सवाल नंबर याद नहीं है, एनी और एनीवन का प्रयोग 2 से ज्यादा के लिए होता है, तो यहां पर आइदर का प्रयोग करना गलत है, यहां कहेंगे एनीवन ऑफ हर 3 सिस्टर्स, इसीलिए इस सवाल का जो जवाब है वो है आपका सी। देखिए, फटाफट सवाल बनता है अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, और जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए हैं उस सबको रिवीजन करते रहिए, दोहराते रहिए। मैं बार बार कहता हूं कि संपत्ति अर्जित करना बहुत आसान है, लेकिन उसको बचा कर रखना और उसको मेंटेन करके रखना बहुत कठिन होता है। उसी तरीके से ज्ञान अर्जित करना, कुछ सीखना बहुत आसान होता है, लेकिन उसको लंबे समय तक अपने पास रखना और समय पर उसको उपयोग कर पाना यह बहुत कठिन होता है। और उसके लिए सबसे जो उपयोगी टूल है वो है दोहराना। आप दोहराते रहिए, एक एक अंतराल पर कुछ सेट उठा लिया, कुछ प्रोनाउन के क्वेश्चंस उठा लिए, उसको बना लिया, डिफरेंट सोर्सेस को देखा, जहां पर भी लग रहा है कि वो नॉर्म्स और नहीं कुछ हो रहा है तो अपने नोटबुक का ही रिवीजन कर लिया। तो ये बहुत जरूरी है, एक स्टूडेंट होने के नाते ये आपको जरूर करना चाहिए। तो यहां पर क्या होगा, आइदर का प्रयोग नहीं होगा, एनीवन का प्रयोग करेंगे। चलिए, अगला सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए, समय समाप्त हो चुका है। अब यहां पर देखिए, कह रहा है द कैंडिडेट बीइंग अ ग्रेजुएट ही इज एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोबेशनरी ऑफिसर। अब देखिए, कई बार क्या होता है ना कि सेंटेंस में ऐसे प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जाता है जिसका उपयोग वहां पर जरूरी नहीं है, मतलब यह है कि अनावश्यक प्रयोग, ऐसे प्रोनाउन को कहते हैं रिडंडेंट प्रोनाउन। अब देखिए, अगर हम इस बीच के हिस्से को छोड़ दें, बीच के हिस्से का मतलब है कि अगर हम इसको छोड़ दें बीइंग अ ग्रेजुएट, ठीक है, तो यहां पर सीधा सीधा मेरा सब्जेक्ट है द कैंडिडेट
इज एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोबेशनरी ऑफिसर। अब ये इस ही की आवश्यकता यहां पर है ही नहीं, ये बेफालतू का लिखा गया है और इस प्रोनाउन को कहते हैं रिडंडेंट प्रोनाउन। यही गलती यहां पर है, क्योंकि अब देखिए ये कह रहा है कि कैंडिडेट कौन है भाई, बीइंग अ ग्रेजुएट, है ना, तो ये उसके बारे में बताया है जो कि कैंडिडेट की जानकारी में एक ऐड कर रहा है एडिशनल इंफॉर्मेशन कि कैंडिडेट कौन है, ग्रेजुएट। तो कह रहा था कैंडिडेट बीइंग ग्रेजुएट इज एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोबेशनरी ऑफिसर, और इस ही का प्रयोग यहां पर अनावश्यक है। इसी प्रकार के प्रोनाउन का उपयोग कहलाता है रिडंडेंट प्रोनाउन। रिडंडेंट प्रोनाउन वो प्रोनाउन होता है जो वाक्य में नाउन के लिए अनावश्यक तौर से प्रयोग किया गया या किसी भी परिस्थिति में अनावश्यक तौर से प्रयोग किए गए प्रोनाउन को रिडंडेंट प्रोनाउन कहते हैं। इस संदर्भ में देखिए यहां पर आराम से दिख रहा है बहुत ही आसानी से, क्या कह रहा है कि द कैंडिडेट इज एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोबेशनरी ऑफिसर। यही सेंटेंस का मीनिंग पूरा कर दे रहा है। तो ये जो ही यहां पर लिखा गया है ये गड़बड़ है, ये नहीं होना चाहिए, अनावश्यक है। इसी प्रोनाउन को कहते हैं रिडंडेंट प्रोनाउन, और इसीलिए इस सवाल का जो जवाब है वो है आपका सी। चलिए बढ़ेंगे आगे, लेंगे अगला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब इस सवाल में देखिए बहुत ही आसान है कि प्रोनाउन के इस तरह का प्रयोग, मतलब एडजेक्टिव, पॉजिटिव एडजेक्टिव है ना ये, तो इस तरीके से लिखना गलत है। मैंने कहा था कि जब कभी भी किसी पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं जो कि माय है, हिज है, हर है, योर है, उसके बाद एक नाउन का प्रॉब्लम, नाउन को लिखना बहुत जरूरी होता है। उसको अगर हम ना लिखें तो वो गड़बड़ हो जाएगा। तो यहां पर देखिए क्या कह रहा है कि योर आर, 2 बार आर है, इसको हटा दीजिए, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। योर आर द सेम प्रॉब्लम्स एज माइन। तो यहां पर अगर हम इस जगह एक नाउन जोड़े, योर प्रॉब्लम्स आर द सेम प्रॉब्लम्स एज माइन, तब जाकर के ये सही होगा। इस तरीके से योर को अकेले लिखना बिल्कुल गलत है, और इसीलिए इस सवाल का जो जवाब होगा वो होगा आपका ए, कि योर अकेला नहीं लिखा जाता है। क्यों नहीं लिखा जाता है तो मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूं, फिर से बता दे रहा हूं कि माय, योर, हिज, हर, etc, ये सारे जो है वो पॉजिटिव एडजेक्टिव है। ये वाक्य में जब भी प्रयोग होते हैं इसके बाद एक नाउन जरूर लिखा जाता है। इसका जो प्रोनाउन वाला फॉर्म है वो है माइन, हर्स, देयर्स, योर्स। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो चलिए यहां पर गलती आसानी से पकड़ी गई। अगला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब यहां पर देखिए क्या कह रहा है कि यू हैव नेवर स्पोकन अ वर्ड अगेंस्ट योर मास्टर, दैट इज अ प्रूफ ऑफ योर लॉयल्टी। अब यहां देखिए यहां पर कॉमा का इस्तेमाल हुआ है, इसको जरा गौर कीजिएगा। बहुत ही अहम जानकारी आपके सामने रख रहा हूं और मुझे नहीं लगता है कि यह जानकारी शायद आपको पहले मिली हो या आपके पास हो। अगर हो तो मुझे बताइएगा। देखिए सभी लोगों को यह बताया गया है कि हु का प्रयोग लिविंग के लिए होता है, विच का प्रयोग नॉन लिविंग के लिए होता है, और दैट का प्रयोग लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए होता है। ठीक है, यहां पर अगर दैट का प्रयोग किया गया है तो क्या गलत है? अगर है ये पूरे पीस को ही हम कह दें कि यू हैव नेवर स्पोकन अ वर्ड अगेंस्ट योर मास्टर, दैट इज प्रूफ ऑफ योर लॉयल्टी। मतलब ये जो पूरी एक्टिविटी है कि आपने एक भी शब्द जो है अपने मास्टर के खिलाफ नहीं कहा है, और ये आपके लॉयल्टी का प्रमाण है। देखिए लोग कहते हैं कि विच का यूज हम प्रेफर करने के लिए करते हैं, पूरे क्लॉज को क्वालिफाई करने के लिए करते हैं, वो एक जानकारी हो सकती है। लेकिन एक अहम मुद्दा यहां पर मैं और भी जोड़ रहा हूं जो इस बात में सख्ती से और पुख्ते तौर पर यह आपको बताएगा कि आखिरकार दैट का प्रयोग यहां क्यों नहीं हुआ है। तो देखिए रिलेटिव क्लॉज जो होता है ना,
अब रिलेटिव क्लॉज किसको कहते हैं? तो वैसा क्लॉज जो रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू होता है। गौर से सुनिएगा इस बात को, वैसा क्लॉज जो रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू होता है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं कहूं कि ही हु वर्क्स हार्ड गेट्स सक्सेस, है ना। मैंने कहा कि ही हु वर्क्स हार्ड, तो ये जो हु वर्क्स हार्ड है ये है आपका रिलेटिव क्लॉज। अब कहते हैं कि ही इज राम हु इज माई फ्रेंड, हु इज माई फ्रेंड। अब यहां पर देखिए कि यहां मैंने कॉमा इस्तेमाल किया है और यह भी एक रिलेटिव प्रोनाउन है और यह भी एक रिलेटिव प्रोनाउन है, लेकिन दोनों वाक्य के नेचर में अंतर है और ये दोनों जो है वो रिलेटिव क्लॉज है। मतलब ये कि वैसा क्लॉज जो कि हु से, विच से और दैट से शुरू होता है वो कहलाता है रिलेटिव क्लॉज। अब रिलेटिव क्लॉज दो प्रकार के होते हैं, एक डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज और एक नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज। डिफाइनिंग क्लॉज रिलेटिव क्लॉज वो होता है, डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज वो होता है जो कि एक कंडीशन इंपोज करता है, जो उसको डिफाइन करता है। जैसे यहां पर अगर आप देखिए तो हु वर्क्स हार्ड किसके लिए आया है? ही के लिए, और ये वो ही है जिसको सफलता प्राप्त होती है। तो ये एक प्रकार का कंडीशन यहां पर लगा है कि वैसा ही, वैसा कोई व्यक्ति जो कड़ी मेहनत करता है सफल होता है। तो ये जो रिलेटिव क्लॉज है वो ही के कंडीशन को डिफाइन कर रहा है। नेक्स्ट नीचे देखिए कि इसमें कह रहा है ही इज राम हु इज माई फ्रेंड, ये इसके इंफॉर्मेशन को एक्सटेंड कर रहा है, यहां पर डिफाइन नहीं कर रहा है। तो रिलेटिव क्लॉज दो प्रकार के होते हैं, एक डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज एंड दूसरा नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज। डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज वो होता है जो रिस्ट्रिक्शन लगाने के लिए यूज होता है, जो किसी प्रकार का कंडीशन इंपोज करता है अपने एंटेसिडेंट पर या जिसके लिए वो इस्तेमाल हुआ है। लेकिन नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज वो होता है जो इंफॉर्मेटिव सेंस में यूज होता है, यानी इंफॉर्मेशन में कुछ और जोड़ने के लिए, उसको रिलेट करते हुए नया इंफॉर्मेशन ऐड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब दोनों की पहचान क्या है कि नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज के पहले कॉमा होता है और डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज के पहले कॉमा नहीं होता है। यह हमेशा ध्यान रखिएगा कि डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज के पहले कॉमा नहीं होता है और नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज के पहले कॉमा होता है। तो सबसे पहले तो यहां कॉमा है जो कि स्पष्ट रूप से यह देखना है कि यहां दिया गया है और आप बुक में भी देखिएगा वहां पर है। और अब यहां सबसे बड़ी बात क्या है कि हु क्लॉज एंड विच क्लॉज ये दोनों डिफाइनिंग भी होते हैं और नॉन डिफाइनिंग भी होते हैं, जैसा कि मैंने एक एग्जांपल आपके सामने रखा है। ही हु वर्क्स हार्ड गेट सक्सेस, ये डिफाइनिंग मोड है इसका, और ही इज राम हु इज माय फ्रेंड ये नॉन डिफाइनिंग है। तो यहां पर क्या हो गया कि हु और विच क्लॉज दोनों डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग की तरह इस्तेमाल किए जा सकते हैं, लेकिन दैट क्लॉज कभी भी नॉन डिफाइनिंग इस्तेमाल नहीं होता है। मतलब किसी भी इंफॉर्मेशन को एक्सटेंड करने के लिए इंफॉर्मेटिव सेंस में कभी भी दैट का प्रयोग नहीं करते हैं। मतलब ये कि दैट का प्रयोग कभी भी कॉमा के साथ नहीं होता है, नॉन डिफाइनिंग सेंस में नहीं होता है। दिस इज द बॉय दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट, ये एक कंडीशन है कि ये वही लड़का है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। तो क्या आपको ये पता था या पता है? अब तो पता चल गया। मुझे ये बताइए कि क्या ये जानकारी नई है? मजा आया जानकर कि हु और विच क्लॉज जो कि रिलेटिव क्लॉज है ये डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग दोनों सेंस में इस्तेमाल होता है। देन एक सवाल आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिफाइनिंग एंड नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज। तो डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज वो है जो रिस्ट्रिक्शन इंपोज करता है, रिस्ट्रिक्टिव सेंस में इस्तेमाल होता है, और नॉन डिफाइनिंग वो है जो इंफॉर्मेटिव सेंस में इस्तेमाल होता है। पहचान क्या है कि डिफाइनिंग के पहले कॉमा नहीं होता है और नॉन डिफाइनिंग के पहले कॉमा होता है। तो इसीलिए यहां पर दैट का प्रयोग करना गलत है, इस जगह पर विच का प्रयोग करेंगे तब जाकर के ये सही होगा। देखिए बहुत जगह पर ये तर्क है और मिरर ऑफ कॉमन एरर में भी ये तर्क है कि अगर हम किसी को रेफर करके पूरे क्लॉज को क्वालिफाई करें तो विच लिखते हैं। हाँ ठीक है, वो भी सही है, मैं उसको गलत नहीं कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो एक्सप्लेनेशन गलत है, लेकिन एक एक्सप्लेनेशन ये भी है कि दैट का कभी भी इंफॉर्मेटिव सेंस में प्रयोग नहीं करते हैं। दैट क्लॉज हमेशा एडजेक्टिव क्लॉज की तरह इस्तेमाल होता है और ये कॉमा के साथ प्रयोग नहीं होता है। तो इसीलिए यहां पर विच होगा और इस सवाल का जो जवाब होगा वो होगा आपका डी कि you have never spoken a word against your master which is a proof of your loyalty।
और तब जाकर के ये सेंटेंस सही होगा। बहुत ही अहम जानकारी है और बिरले ही शायद ये जानकारी आपके पास होगी या किसी के द्वारा दी गई होगी। मुझे लिख करके जरूर बताइएगा क्या ये आपको पता था। चलिए अगला सवाल लेते हैं। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। कह रहा है कि ही लेंट मी सम मनी, क्या कह रहा है? ही लेंट मी सम मनी ऑन द कंडीशन दैट आई शुड रिटर्न द सेम बिफोर नवंबर। अब देखिए यहां जो द सेम का प्रयोग हुआ है, ठीक है, इसके बाद आपको पता है कि द सेम के बाद हमेशा नाउन लिखते हैं, तो द सेम के बाद हमेशा नाउन लिखते हैं, जो कि यहां नहीं लिखा गया है। तो यहां पर आप या तो नाउन ऐड कर लो या इसको हटा करके मनी के लिए इस्तेमाल हुआ है तो इसको इट से लिख दो या फिर द सेम अमाउंट लिख दो। दोनों में से कोई भी हो सही हो जाना चाहिए। द सेम के बाद नाउन लगा लो कि द सेम अमाउंट बिफोर नवंबर। ही लेंट मी सम मनी ऑन द कंडीशन दैट आई शुड रिटर्न इट, या तो द सेम हटा के इट कर लो या द सेम के बाद एक नाउन जो कि अमाउंट है ऐड कर दो। सुटेबल होना चाहिए सेंटेंस के साथ। तो नहीं ऐड करना तो द सेम को हटाओ, उसकी जगह पर मनी के लिए एक प्रोनाउन का प्रयोग कर दो और वो है इट, यहां लगा दो, सेंटेंस सही हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि द सेम के बाद प्लस नाउन हमेशा प्रयोग होता है, इसकी चर्चा मैंने पहले की है। तो इसलिए सवाल का जवाब है वो है आपका सी। चलिए अगला सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया है और मुझे लगता है कि ये जानकारी मैंने आपको पहले दी है, तो ये सवाल आपका सही जरूर हो गया होगा। मुझे लिख के बताइएगा आंसर कि क्या सही हुआ। कह रहा है कि देयर वर 8 इंडस्ट्रियस वर्कर्स, कितने हैं? 8 इंडस्ट्रियल वर्कर्स एंड 5 लेजी वन। आपको मैंने कहा था कि जब भी कभी एडजेक्टिव के बाद नाउन को रिपीट ना करना हो तो सिंगुलर के लिए क्या लिखते हैं? सिंगुलर के लिए क्या लिखते हैं? वन, और प्लूरल के लिए क्या होता है? वंस। मैंने यह सिखाया था कि एडजेक्टिव के बाद अगर एक ही सेंटेंस में 2 बार लिखा जाए तो एडजेक्टिव के बाद नाउन को रिपीट नहीं करते हैं और उसके लिए सिंगुलर के लिए जो है हम वन का प्रयोग करते हैं, रिपीट ना करके वन लिखते हैं, और प्लूरल अगर है तो रिपीट ना करके वंस लिखते हैं। जैसे मैंने कहा था कि दिस इज अ रेड कार, आई लाइक ब्लू वन। These are red cars, I like blue ones। मैंने इससे पहले भी ये जानकारी दी है। मैंने क्या कहा एक बार फिर से सुन लीजिए कि नाउन के बाद, एडजेक्टिव के बाद नाउन को रिपीट नहीं करते हैं अगर एक सेंटेंस में दोबारा लिखा जाए तो। उस कंडीशन में हम सिंगुलर के लिए वन और प्लूरल के लिए वंस का प्रयोग करते हैं। और मैंने एग्जांपल बताया था कि दिस इज अ रेड कार, आई लाइक ब्लू वन, दीज आर रेड कार्स, आई लाइक ब्लू वंस। तो यहां पर कह रहा है 8 इंडस्ट्रियस वर्कर्स एंड 5 लेजी वंस, और इसीलिए जो इसका आंसर है वो है आपका सी। कोई भी गड़बड़ी अब यहां पर नहीं है क्योंकि 5 कह रहा है तो 1 लगाना बिल्कुल गलत है। चलिए अगला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है और इस तरह का सवाल मैंने एक बताया था परमिशन वाला, जहां पर गिव के बाद इट लगाए थे। यहां पर भी नोज के बाद आपको एक ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, तब जाकर के सेंटेंस का सेंस कंप्लीट होगा। ऐसे ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है। कह रहा है अंडर नो सर्कमस्टेंसेस हैव आई हार्म्ड हिम
एंड ही नोज इट होना चाहिए यहां पर, तब जाकर के मीनिंग पूरा देगा। क्योंकि अगर हम सिर्फ इतना लिखते हैं ही नोज तो पता नहीं चलेगा क्या मुझे यह कहना है यहां पर कि अंडर नो सर्कमस्टांसेस हैव आई हार्म्ड हिम एंड ही नोज इट। आपको लगा अचानक से मैं सर क्यों हिला लगा, मकान मालिक आए थे, उन्होंने कहा गेट लॉक करके जाने के लिए, इसलिए ऐसा। अंडर नो सर्कमस्टांसेस हैव आई हार्म्ड हिम एंड ही नोज, तो यहां पर क्या लगेगा, इट लगेगा। और इसीलिए इस सवाल का जो जवाब है वो है आपका डी। क्या है, डी। तो सीधा सीधा है कि जैसे मैंने कहा था परमिशन के लिए गिव इट लगेगा, यहां पर भी नोज के साथ इट लगेगा, तो सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा और मीनिंग अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएगा। इसलिए यहां पर हम इट का प्रयोग करेंगे। चलिए अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब देखिए कह रहा द बेगर whom we have suspected। अब फिर यहां पर यह सवाल नंबर मुझे जैसा याद आ रहा है कि 20 नंबर, द प्लेयर्स whom we have selected। अब यहां पर देखिए कि अगर हम देखते हैं कि we had suspected the beggar, यहां पर क्या है कि ये मेरा ऑब्जेक्ट यहां दिख रहा है कि we have suspected the beggar to be guilty turned out to be innocent, है ना। तो यहां पर ये मेरा रियल ऑब्जेक्ट है जो कि सस्पेक्टेड के लिए यूज हुआ है और उसको यहां लिखा है, ट्रिक किया गया है। तो बिल्कुल ये होगा, क्योंकि मैंने कहा था कि रिलेटिव प्रोनाउन में हु का नेचर सब्जेक्टिव है और हुम का नेचर ऑब्जेक्टिव है। तो अगर आप सब्जेक्टिव नाउन के लिए इस्तेमाल करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन तो हु का प्रयोग करेंगे, और ऑब्जेक्टिव के लिए अगर इस्तेमाल करेंगे तो हुम का प्रयोग करेंगे। और यहां देखिए कि वी हैड सस्पेक्टेड द बेगर्स, और इस बेगर और इसी बेगर को उठा के वहां रखा है, तो यहां जो हुम लिखा है ये बिल्कुल सही है और इसीलिए सवाल में कोई गड़बड़ी नहीं है। आंसर है नो एरर, ऑप्शन है ई। चलिए अगला सवाल, आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। कह रहा आई ऑर्डर्ड सम बुक्स ऑन इंग्लिश ग्रामर बट नन हैज अराइव्ड येट। अब देखिए यहां पर जो है नन, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये नथिंग और नोबडी दोनों के सेंस में इस्तेमाल होता है, तो यहां पर इसका प्रयोग बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ हैज लगा हुआ है, ये भी बिल्कुल सही है, और परफेक्ट में लिखा गया है येट के साथ, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहां पर जो नन का प्रयोग है बिल्कुल संदर्भ के हिसाब से फिट है, कोई भी गलती नहीं है, और इसका जो आंसर है वो है नो एरर, ऑप्शन जो है वो है ई। चलिए इस प्रोनाउन चैप्टर का जो कि मिरर और कॉमनर का हिस्सा था, जिसको मैंने दूसरे चैप्टर के तौर पर चुना, उसका आखिरी सवाल आपके सामने। समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है कि आई डोंट अप्रिशिएट दोज हु। अब देखिए पिछले दिन मैंने जानकारी दी थी कि कभी भी हु के यानी रिलेटिव प्रोनाउन हु के एंटेसिडेंट के तौर पर दे और देम का जनरली प्रयोग नहीं किया जाता है। उसको तब किया जाता है जब इट प्लस बी प्लस दे आए, तब आगे हम हु लिख सकते हैं। मतलब इट प्लस बी प्लस दे के स्ट्रक्चर में अगर दिया हुआ है तब ये दे रिलेटिव प्रोनाउन का एंटेसिडेंट हो सकता है। तो यहां पर दोज लिखा हुआ है, बिल्कुल सही है। हु लाफ एट अदर
others without any apparent reason। अब देखिए दोज के लिए ही who लिखा और इसके लिए ही laugh लगाया तो बिल्कुल सही है, कहीं पर भी कोई गड़बड़ी नहीं है। I don't appreciate those who laugh at others without any apparent reason। तो इसलिए इस सवाल का भी जवाब है वो है नो एरर और ऑप्शन है ई। उम्मीद तो यह है कि हमारे इस मिरर ऑफ कॉमन एरर के सॉल्यूशन के दूसरे चैप्टर के इस आखिरी हिस्से के एक एक सवाल को पढ़ते हुए आपको बहुत सारी जानकारी प्राप्त हुई। पहले, दूसरे और तीसरे हिस्से के मुकाबले यहां पर सवाल को सॉल्व करना आसान हुआ और आप, उम्मीद तो यह है कि अच्छे अंक प्राप्त किए होंगे। तो सबसे पहले अपने द्वारा प्राप्त किए गए अंक को कमेंट में लिखिए जरूर और मुझे बताइए कि क्या प्रोनाउन में और कोई समस्या बाकी रह गई है। वैसे मैंने मिरर ऑफ कॉमन एरर के जितने सवाल थे मैंने पूरे विस्तार से उसको समझाने की कोशिश की। उम्मीद तो यह है कि मैं इसमें सफल रहा हूं। तो बहरहाल अगर मैं सफल रहा, ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कर दीजिए। अगर आप देख रहे हैं अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर रखिएगा ताकि यहां जो अगला चैप्टर शुरू होगा वो मिस ना हो। वन वर्ड सॉल्यूशन आता है वो ना छूटे और आपकी तैयारी यूं ही चलती रहे। बहरहाल समय है यहां से विदा लेने का। बहुत जल्द इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव एपिसोड के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप घर में रहिए, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए, पढ़ते लिखते जरूर रहिएगा। और हाँ, ये जो प्रोनाउन के नॉर्म्स थे और पीछे जो टाइम एंड टेंस का नॉर्म्स है उसको रिवीजन करने के बाद ही नोटबुक बंद करके कहीं जाइएगा। ठीक है? लर्निंग विदाउट रूल्स के से दिस इज बी के सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।